हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गाइस, आज अपन शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ कस्टम्स, दैट इज लेवी ऑफ एंड एग्जेम्पशंस फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी। सो सब आ जाइए मेरे साथ चैप्टर नंबर 1 पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर डिवाइड किया गया है 2 यूनिट्स में। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू कस्टम्स लॉ, आप देख सकते हैं यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू कस्टम्स लॉ एंड यूनिट 2 है लेवी एंड एग्जेम्पशंस। ठीक है, इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू कस्टम्स लॉ। अब देखिए, ये जो यूनिट है उसे मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट में एवरीवन। पार्ट 1 दैट इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पार्ट 2 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड पार्ट 3 दैट इज ओवरव्यू ऑफ कस्टम्स लॉ। इस लेक्चर में अपन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छे से कवर करेंगे। ओके गाइस, रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं पार्ट 1 पे, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड उसमें सबसे पहले जो चीज अपने सामने आ रही है वो है मीनिंग ऑफ वर्ड कस्टम्स। सर, व्हाट इज कस्टम्स? सर, कस्टम्स क्या है? तो देखिए, सबसे पहले डिक्शनरी कैसे डिफाइन करती है कस्टम्स को वो अपन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? Standard English Dictionary defines the term customs as duties imposed on imported or exported goods. Everyone with me. As per dictionary, customs क्या है सर? Customs duties है। Customs duties है जो लगाई जा रही है on import और export of goods. ध्यान रखना, ड्यूटी सिर्फ गुड्स पे लगाई जा रही है एंड नॉट ऑन सर्विसेज। ठीक है, सो कस्टम्स क्या है? ड्यूटीज इंपोज्ड ऑन इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स। अब इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, गुड्स क्या होते हैं, ये सब अपन आगे डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए अपन ने बस बेसिक डिक्शनरी मीनिंग समझ लिया। ठीक है गाइस, सो ये होता है अपना 1.1 दैट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड कस्टम्स। अब अपन आ जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के सेकंड पार्ट पे, दैट इज 1.2 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सर, ये जो वर्ड कस्टम्स है वो आया कहां से? अपन वर्ड कस्टम्स ही क्यों यूज कर रहे हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स भी तो बोल सकते थे। तो समझते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। देखो, जो वर्ड कस्टम्स है वो उसकी एसेंस डिराइव करता है टर्म कस्टम से। टर्म कौन सी बोल रहा हूं मैं? सुनना ध्यान से। कस्टम से, जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस जो चली आ रही है। यू कैन से लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस और रिपीटेड प्रैक्टिस। सो अब ये जो लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है ऑफ कलेक्टिंग ड्यूटी, सर ये कब से चली आ रही है? ये चली आ रही है राजा महाराजा के टाइम से। देखो, होता क्या था, जब ट्रेडर गुड्स लेके एक किंगडम से दूसरे किंगडम जाता था तो उसे दूसरे किंगडम के किंग को कुछ देना पड़ता था। सर्टेन ऑफरिंग्स करनी पड़ती थी। क्यों करनी पड़ती थी सर? ये इसलिए करनी पड़ती थी बिकॉज वो किंग उस ट्रेडर को अलाउ कर रहा था टू सेल गुड्स इन हिज किंगडम। सो ये जो ऑफरिंग्स थी वो क्या है? वो एक तरह से ड्यूटी पेमेंट थी। ठीक है, तो जब प्रीडोमिनेंट सिस्टम मोनार्की का हुआ करता था, दैट इज राजा महाराजा के टाइम की बात कर रहा हूं, तब से ये ड्यूटी पेमेंट की प्रैक्टिस चली आ रही है। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर गाइस, पता चल रहा है? तो देखो पढ़ते क्या लिखा है। द टर्म कस्टम्स डिराइव्स इट्स कलर एंड एसेंस फ्रॉम द टर्म कस्टम। किससे डिराइव कर रहा है सर? टर्म कस्टम से, विच मीन्स हैबिचुअल प्रैक्टिस और द कोर्स ऑफ एक्शन दैट कैरेक्टरिस्टिकली इज रिपीटेड इन लाइक सर्कमस्टेंसेस। पॉइंट क्या है सर? कस्टम का मतलब क्या है? हैबिचुअल प्रैक्टिस जो चली आ रही है। फिर आगे क्या लिखा है? इन द टाइम्स व्हेन द प्रीडोमिनेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाज मोनार्की, it was customary for a trader bringing goods to a particular kingdom to offer certain offerings as gifts to the king for allowing him to sell his goods in that kingdom. So I hope आपको यहां तक पता चला। ठीक है, अब देखो, ये जो ड्यूटी कलेक्ट करने की प्रैक्टिस है उसका रेफरेंस और कहां देखने मिला?
वो अपन को देखने मिला कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जहां टर्म शुल्क का यूज की गई है, जिसे अपन कस्टम्स में कस्टम्स ड्यूटी कहते हैं। सो बेसिकली होता क्या था, शुल्क कलेक्ट किया जाता था सिटी गेट्स पे जब भी गुड्स गेट्स के अंदर आते थे या बाहर जाते थे। ठीक है ना गाइस? सो देखिए क्या लिखा है, कौटिल्य's अर्थशास्त्र also refers to shulka, that is what customs duty, consisting of import duty and export duty to be collected at the city gates on both goods coming in and going out. I hope यहां तक आपको चीज अच्छे से पता चली, राइट? फिर सर ब्रिटिशर्स आए एंड उस पीरियड में भी टैक्स लगाया गया, बट थ्रू लेजिस्लेशन, मतलब लॉज बनाए गए थे टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स। क्लियर है? सो देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, सब्सिक्वेंटली द लेवी ऑफ टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू द कंट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड थ्रू लेजिस्लेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। अब कौन कौन से इनैक्टमेंट्स हुए थे ब्रिटिश पीरियड में, तो मैं आपको इनैक्टमेंट्स बता देता हूं। एक था सर सी कस्टम्स एक्ट 1878, इनलैंड बॉन्डेड वेयरहाउसेस एक्ट 1896 एंड लैंड कस्टम्स एक्ट 1924। सो बेसिकली ये इनैक्टमेंट्स थे किसके टाइम में, ब्रिटिश पीरियड के टाइम में। फिर इंडिपेंडेंस मिली एंड इन द ईयर 1962 अपन अपना खुद का एक्ट लेके आए जिसका नाम था कस्टम्स एक्ट 1962। यस, उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, कस्टम्स एक्ट 1962। एंड ईयर 1975 में अपन लेके आए कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, जिसने इंडियन टैरिफ एक्ट को रिप्लेस किया। ठीक है? सो आज की अगर मैं बात करूं तो सर कस्टम्स एक्ट 1962 एंड कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 अपने आप में कंप्लीट कोड है। जो चीज बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जो कस्टम्स एक्ट 1962 एंड कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 अपने आप में क्या है सर, एक कंप्लीट कोड है टू लेवी एंड कलेक्ट ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। कंफर्टेबल टिल हियर स्टूडेंट्स, पता चला? सो अब अपना जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो रहेगा किस पे स्टूडेंट्स, कस्टम्स एक्ट 1962 एंड कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 पे। तो चलिए पढ़ लेते हैं बुक से क्या क्या लिखा हुआ है। राइट, देखिए क्या लिखा है। The Customs Act was passed and promulgated in India by Parliament in the year 1962, which replaced what while C Customs Act 1878. Further, the Customs Tariff Act was passed in the year 1975 to replace the Indian Tariff Act 1934. And then क्या लिखा है? The Custom Act, as it stands now, consolidates the entire law on the subject of import and export duties, which were earlier contained in various enactments like C Customs Act 1878, Inland Bonded Warehouses Act and Land Customs Act. Thus, now the Customs Act and Customs Tariff Act stand as complete code in itself to levy and collect what? Duties on import and export of goods. So I hope students आपको customs का historical background अच्छे से समझ आ गया है, right? Guys, I hope यहाँ तक clear है, बढ़े आगे? ठीक है। अब देखो अपन एक बार ब्रॉडली डिफरेंस समझ लेते हैं दोनों एक्ट्स के बीच में। कौन से दो एक्ट सर? कस्टम्स एक्ट 1962 एंड कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। तो देखिए मैं आपके सामने एक बार आपको डिफरेंस बता देता हूं। ब्रॉडली अपन को कॉन्सेप्ट समझना है स्टूडेंट्स, किसका? कस्टम्स एक्ट 1962 एंड कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। देखिए क्या लिखा है, मैं रीड कर रहा हूं, आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। कस्टम्स एक्ट 1962 के लिए लिखा है, इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स लॉ। सर कस्टम्स लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फ्रेमवर्क कौन दे रहा है? कस्टम्स एक्ट दे रहा है। इंपोर्ट का प्रोसीजर क्या होगा, एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या होगा, गुड्स का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें कहां दी गई है सर? कस्टम्स एक्ट 1962 में दी गई है। सर अगर इलीगल वे में गुड्स लाए जा रहे हैं तो क्या पेनल्टी लगाई जाएगी, कैसे लगाई जाएगी, वो सारी चीजें कहां है सर? कस्टम्स एक्ट 1962 में है। जो ऑफिसर्स है उनके पास क्या पावर्स है वो भी कहां दिया गया है सर? कस्टम्स एक्ट 1962
में दिया गया है। सो ओवरऑल कस्टम्स लॉ का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा उससे रिलेटेड सारी चीजें कहां मिलेगी अपन को, कस्टम्स एक्ट 1962 में मिलेगी। तो देखिए मैंने की फीचर्स में क्या लिखा है, establishes what procedures for import and export, clearance, valuation of goods हो गया, rules regarding baggage, warehousing, जितनी भी चीजें आप समझ लो ना वो ऑलमोस्ट कहां आ जाती है, कस्टम्स एक्ट 1962 में आ जाती है। It provides what penalties for non-compliances, smuggling and evasion of customs duty। क्या penalties लगेगी सर अगर स्मगलिंग हो रही है, इवेजन हो रहा है कस्टम ड्यूटीज का, तो वो भी कहां मिलेगी, कस्टम्स एक्ट में मिलेगी। एंड इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू पावर्स ऑफ व्हाट कस्टम्स ऑफिसर्स। और भी बहुत सारी चीजें, ये तो मैं आपको एक बस आइडिया देना चाह रहा हूं कस्टम्स एक्ट में क्या क्या हो रहा है, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट कस्टम्स टैरिफ एक्ट, तो इसका फोकस किस पे सर, इसका फोकस है रेट्स पे। सर किस रेट पे, जो अपन बोलते हैं ना ड्यूटी की क्या रेट होगी, वो कहां दी जाती है सर, कस्टम्स टैरिफ एक्ट के शेड्यूल्स में दी गई है। सर कौन कौन सी टाइप की ड्यूटीज एप्लीकेबल होती है, वो ड्यूटीज के बारे में कहां इंफॉर्मेशन दी गई है सर, वो दी गई है कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 में। तो देखिए क्या लिखा है यहां पे, स्पेसिफाई की गई है रेट्स ऑफ ड्यूटी थ्रू 2 शेड्यूल्स। ये 2 शेड्यूल दिए गए हैं कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 में। एक दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल जो बात करता है इंपोर्ट ड्यूटीज की, राइट, एंड एक दूसरा दिया गया है सेकंड शेड्यूल जो बात करता है एक्सपोर्ट ड्यूटीज की। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। सो कस्टम्स टैरिफ एक्ट क्या बता रहा है सर, किस रेट पे, जो अपन बोल रहे थे ना किस रेट पे ड्यूटी लगेगी, वो रेट्स का मिलेगी कस्टम्स टैरिफ एक्ट के शेड्यूल्स में दी गई है। और कौन कौन से टाइप की ड्यूटीज है वो भी अपन को कहां पढ़ने मिलेगी सर, कस्टम्स टैरिफ एक्ट में। सो इट गवर्न्स वेरियस टाइप्स ऑफ ड्यूटीज लाइक बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज, सेफगार्ड ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटीज। सो ब्रॉडली देखो, क्योंकि अपन कस्टम्स एक्ट पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सर डिफरेंस क्या है किसके बीच में, कस्टम्स एक्ट एंड कस्टम्स टैरिफ एक्ट के बीच में। आई होप यहां तक एकदम क्लियर है। बड़े आगे तो चलिए आ जाते हैं अपन वापस अपनी बुक पे। एंड अभी अपन ने कंप्लीट कर लिया अच्छे से पार्ट 1 एंड अब अपन शुरू करेंगे पार्ट 2, दैट इज गोइंग टू बी आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब देखिए मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा है, आप देखना मार्क किया हुआ है, मतलब सर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या पूछा गया है पास्ट में, या आरटीपी में होगा, एमटीपी में होगा। जिस भी रेफरेंस में मेरे को कहीं भी लगता है कि अगर क्वेश्चन बना हुआ है या बन सकता है तो मैंने वहां क्वेश्चन लिखा है। सो उस चीज पे ज्यादा फोकस देना, ज्यादा अटेंटिव रहना, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। बिल्कुल भी क्वेश्चन वाला पोर्शन मिस नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 के साथ, दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। देखो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, कस्टम्स लेवी और कलेक्ट करने के लिए, कस्टम्स ड्यूटी लेवी और कलेक्ट करने के लिए लॉ क्यों बनाना पड़ा? क्या गवर्नमेंट ऐसे ही टैक्स नहीं लगा सकती? यस, द आंसर इज नो। देखो जो गवर्नमेंट है उसे चलना पड़ता है किसके हिसाब से सर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। क्यों सर? बिकॉज जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम लॉ है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलेगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब अपन समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ठीक है, अब बिफोर प्रोसीडिंग टू दीज प्रोविजंस एक चीज समझ लो, जैसे एक्ट में सेक्शंस होते हैं वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं। अभी अपने लिए 4 आर्टिकल्स रेलेवेंट है, एवरीवन विथ मी। अभी मेरे लिए कितने आर्टिकल्स रेलेवेंट है सर? 4 आर्टिकल्स रेलेवेंट है। जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 265, फोकस करना, यस, आर्टिकल 265। सेकेंड आर्टिकल है आर्टिकल 245, थर्ड आर्टिकल है आर्टिकल 246 एंड फोर्थ आर्टिकल है आर्टिकल 286। सो ये 4 आर्टिकल अभी अपन अच्छे से समझेंगे। ठीक है, शुरू करें। तो चलिए सब आ जाइए मेरे साथ फर्स्ट आर्टिकल पे, दैट इज आर्टिकल 265। एवरीवन विथ मी ऑन आर्टिकल 265। देखिए आर्टिकल 265 क्या कहता है वो पढ़ते हैं। क्या लिखा है देखो, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आपको लॉ से अथॉरिटी नहीं मिलती है तब तक आप टैक्स ना ही लगा सकते हैं और ना ही कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब
जब लॉ अथॉरिटी देगा तभी आप टैक्स लगा सकते हैं एंड कलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है तो लॉ का होना जरूरी है। एवरीवन विथ मी, अगर गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है तो लॉ का होना जरूरी है। अब सवाल यह है कि सर लॉ कौन बनाएगा? तो उसके लिए दिया गया है आर्टिकल 245। एवरीवन विथ मी, अब आ रहे नेक्स्ट आर्टिकल पे, दैट इज व्हाट, आर्टिकल 245। देखो, ये आर्टिकल पावर देता है पार्लियामेंट को एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को टू इनेक्ट लॉज। एवरीवन विथ मी, मतलब सर लॉ बनाने की पावर दी गई है टू द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाता है फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट? एंड जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है वो लॉ बनाता है फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। एवरीवन विथ मी, सो होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए कौन लॉ बनाएगा सर? सर पार्लियामेंट। एवरीवन विथ मी, कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। एंड होल और एनी पार्ट ऑफ स्टेट के लिए लॉ बनाने की पावर किसके पास है सर? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास है। बस इतनी सी चीज है, एकदम सिंपल है, समझ में आई? पढ़े, देखो क्या लिखा है। The power for enacting the laws is conferred on the parliament and on the legislature of state by Article 245 of the Constitution. The said article provides that subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for whole or any part of territory of India. सर जहां इंडिया की बात आती है वहां पार्लियामेंट लॉ बना रही है, उसको पावर दिया गया है। And the legislature of state may make laws for whole or any part of the state. Comfortable till here? समझ में आया अच्छे से? ठीक है। अब सवाल देखो क्या आता है, सर कौन से सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा? ठीक है सर, पार्लियामेंट कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगी, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगी, ये कहां दिया गया है? उसके लिए अपन को पढ़ना रहेगा आर्टिकल 246। तो सब आ जाएंगे मेरे साथ किस पे? आर्टिकल 246 पे। एवरीवन विथ मी ऑन आर्टिकल 246। देखो आर्टिकल 246 क्या बोलता है? आर्टिकल 246 बोलता है कि कौन से सब्जेक्ट मैटर पे कौन लॉ बनाएगा, ये दिया गया है 7th शेड्यूल में। सुनो ध्यान से, कौन से शेड्यूल में सर? 7th शेड्यूल में दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट मैटर पे कौन लॉ बनाएगा। तो देखो क्या लिखा है, The Article 246 governs the subject matters of the law made by Parliament and the legislature of state. The matters are listed in the 7th schedule to the Constitution. Comfortable till here? अब देखो 7th शेड्यूल को, अब मैं बात कर रहा हूं 7th शेड्यूल की, ध्यान से सुन लेना। जो 7th शेड्यूल है उसको क्लासिफाई किया गया है 3 लिस्ट में। आप सभी के सामने देखिए स्टूडेंट्स, 3 लिस्ट आ गई है। यस, लिस्ट 1 जिसे अपन यूनियन लिस्ट की तरह भी रेफर करते हैं, लिस्ट 2 जिसे एज स्टेट लिस्ट भी रेफर किया जाता है, एंड लिस्ट 3 जिसे एज कॉन्करेंट लिस्ट भी रेफर किया जाता है। कंफर्टेबल? 3 लिस्ट दी गई है, तीनों मैंने बता दिए नाम से। अब अपन एक काम करते, एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है? तो चलिए आ जाइए सब मेरे साथ लिस्ट 1 पे, जिसे अपन और क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट। रिमेंबर दैट, लिस्ट 1 को और क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट। क्या लिखा है? दिस लिस्ट एन्यूमरेट्स द मैटर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच पार्लियामेंट हैज एन एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज। देखो लिस्ट 1 में जो मैटर्स दिए गए हैं उन पे लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है सर? पार्लियामेंट के पास है। मतलब सर सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है लिस्ट 1 में दिए गए सब्जेक्ट मैटर पर। कंफर्टेबल टिल हियर? फिर आती है अपने सामने लिस्ट 2 जिसे अपन और क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट। क्या लिखा है? This list enumerates the matters in respect of which the legislature of state has the exclusive right to make laws. सर यहां दिए गए सब्जेक्ट मैटर्स पर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है सर? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास है। मतलब सिर्फ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ही लॉ बना सकता है लिस्ट 2 में दिए गए सब्जेक्ट मैटर्स पे। एंड देन फाइनली वी हैव लिस्ट 3 जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। क्या लिखा है?
This list enumerates the matters in respect of which both the parliament and the legislature of state have the power to make laws. सर यहां दिए गए मैटर्स पर लॉ बनाने का राइट दोनों पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास है. कंफर्टेबल. अब देखो सवाल यह है कि सर कस्टम्स पे लॉ बनाने के पावर किसे दिया गया है? तो सुनो, कस्टम्स पे लॉ बनाने का पावर दिया गया है किसे सर? पार्लियामेंट को. कहां दिया गया है सर? लिस्ट 1 में दिया गया है अंडर एंट्री नंबर 83. एवरीवन विथ मी. कहां दिया गया है सर? लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 83 में. तो देखो क्या लिखा है, एंट्री नंबर 83 ऑफ द यूनियन लिस्ट, राइट? लिस्ट 1 गिव्स द पावर टू द यूनियन टू फ्रेम लॉज टू लेवी ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज. सो सर कस्टम से रिलेटेड लॉ बनाने का पावर किसके पास है सर? सिंपल है सर, किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. कहां दिया गया है सर? लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 83 में दिया गया है. हो सकता है कभी क्वेश्चन बन जाए कौन सी एंट्री है, तो आपको पता होना चाहिए एंट्री नंबर 83 किस में सर? लिस्ट 1 में. उसे और क्या बोलते हैं सर? यूनियन लिस्ट. कंफर्टेबल? बड़े आगे. चलो अब अपन आ जाते हैं अपने फाइनल आर्टिकल पे, दैट इज आर्टिकल 286. एवरीवन देखो, ये जो आर्टिकल 286 है वो स्पेसिफिकली बोलता है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लॉ स्टेट नहीं बना सकता. सुना मेरी बात? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लॉ स्टेट नहीं बना सकता. सो बेसिकली आर्टिकल 286 जो है वो रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है किस पे सर? स्टेट पे. तो देखो क्या लिखा है आर्टिकल 286 में, पढ़ लेते हैं. Article 286 of the Constitution provides for restrictions to imposition of tax on certain supply of goods or services or both. Restriction किस पे प्लेस कर रहा था? स्टेट पे. क्या लिखा है आगे? The said article provides as follows. No law of a state shall impose or authorize the imposition of a tax on supply of goods or services or both where the supply takes place, sir, in the course of import of goods or services or both or export of goods or services or both out of territory of India. Comfortable ना सर? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे सर लॉ, चाहे गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, उस पे सर स्टेट लॉ नहीं बना सकता. उन पे रेस्ट्रिक्शन प्लेस किया गया है. चलो आगे क्या लिखा हुआ है? Thus the power to levy customs duty on import or export as well as the power to legislate the principles to determine whether a transaction qualifies as import or export lies solely with what Union Parliament of India. Simple answer. सिर्फ पार्लियामेंट ही है जिसको पावर दिया गया है to make laws. Comfortable? to levy laws किससे रिलेटेड? लेवी से रिलेटेड एंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड. फाइन, दैट्स इट. जो चीज बोली वही लिखा है. सो गाइस, इसके साथ अपना पार्ट 2 यहां पे क्या होता है? कंप्लीट होता है. अब आपको क्या करना है? एकदम सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, आप क्विकली मेरे रिविजनरी वीडियो से पार्ट 1 पार्ट 2 रिवाइज कर लीजिए. क्वेश्चन बैंक का भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना देता हूं रिलेटिंग टू पार्ट 1 एंड पार्ट 2. जो भी क्वेश्चन है तो वो भी आप कवर कर लीजिए. सो जैसे ही आप रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप आइए और मेरे साथ कवर करेगा नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 जो कि है ओवरव्यू ऑफ कस्टम्स लॉ. चलिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. हैप्पी स्टडिंग. बाय बाय.